लोगों को कुत्ता उत्ता बोल दिया। मेरे स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। मैंने भी कहा कि सारे भाजपा को कुत्ता बना के छोड़ो। धर्म को हम आरक्षण नहीं देते जो हमारे संविधान में नहीं है। ये सत्ता के लिए ये कल दाऊद को भी खड़ा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ प्रफुल्ल पटेल नाम का एक डेंजर चौहान जी थे प्रदेश अध्यक्ष, वो हजम ही करने को तैयार नहीं थे। मेरिट के आधार पे आज कई जगहों में हम लोगों को जो बीजेपी को फायदा होगा या अलायंस को फायदा, उनके अलायंस को फायदा होगा, तो इसका रीजन ही है जो मेरिट के आधार पर डिसीजन नहीं हुआ तो उसका फायदा उनको मिले। पप्पू ये शब्द का अर्थ ये है परम कुछ शेयरिंग में जो कुछ हुआ है इसके परिणाम जो भी बीजेपी को और उनके अलायंस को फायदा मिलेगा वो उसके आधार पर। आरएसएस क्या काम कर रही है? आरएसएस धर्मगुरु नहीं है। मौका मिलेगा तो सीएम बनेंगे। हम 175 तक महाराष्ट्र में 175 आउट ऑफ 288 या रिकॉर्ड पे लिख लूं। Hello and welcome to this edition of the Hotspot, brought to you by JB Park Consultants. I am Rahul Srivastava. हम नागपुर में हैं। नागपुर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में है। अगर महाराष्ट्र में चुनावों में इस बार टक्कर कांटे की है तो नागपुर और विदर्भ में महासंग्राम है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस बार 6 पार्टियां चुनाव में उतरी हैं, इसलिए भी कि तमाम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तमाम मंसूबे इन गुब्बारों की तरह से हवा में हैं। अब देखिए, उद्धव ठाकरे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बनना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री हुए। बीजेपी चाहेगी शायद अगर नंबर आ जाएं तो मुख्यमंत्री उनका हो। लेकिन हमारे आज के हॉटस्पॉट में एक कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस जिसने लोकसभा में अच्छी परफॉर्मेंस करी। अब कांग्रेस के बारे में कहा जाए तो महाराष्ट्र में सालों तक कांग्रेस का शासन रहा। उसके जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या नेता थे, वो चाहे राजनीति जैसे भी करते हो, बाहर से एक बड़ा जेंटल सौम्य चेहरा था। लेकिन ये नेता जो है, उसके चेहरे पे कोई नकाब नहीं है। वो अपनी सीधी स्ट्रेट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स करता है। एक एग्रेसिव ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स लेकर के आया है 2021 से, और उसकी पॉलिटिक्स में एक अलग दबंगई है। महाराष्ट्र में इस समय दबंग 3 नाम की फिल्म चल रही है, मगर राजनीति के अंदर महाराष्ट्र की एक दबंग पॉलिटिक्स चल रही है जिसको ड्राइव कर रहे हैं नाना पटोले। नाना पटोले जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नाना जी, ये एग्रेशन ओरिजिनल शिवसैनिक एग्रेशन लगता है। नहीं, कांग्रेस अगर बेसिक आपने देखा होगा तो कांग्रेस में महात्मा गांधी जी भी थे, भगत सिंह भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो आखिरी कांग्रेस में वेरिएशन था ही ना। जहां एग्रेसिव करने का है वहां एग्रेशन करना पड़ता है, जहां प्यार से रहना है तो वहां प्यार से रह सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र बेसिक एक कांग्रेस कल्चर है। और जिस विदर्भ में आप, विदर्भ तो ऑलरेडी कांग्रेस है, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग पिछड़ते गए। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पार्लियामेंट में हमने रिजल्ट दिए, उससे अच्छे रिजल्ट महाराष्ट्र में कांग्रेस देगा और महाविकास आघाड़ी। पटोले जी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाउ डिड यू, ये पॉलिटिकल एंट्री आपकी कैसे शुरू हुई? कहाँ पे जन्म हुआ? कहाँ से एंट्री मारा? देखो, मैं सकोली में, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तभी हमारी कॉलेज में यूनिवर्सिटी इलेक्शन होते थे। उसी से मैं पॉलिटिक्स में आया और मैं एनएसआई, योग कांग्रेस, फिर इंडिपेंडेंट जिला पंचायत, फिर एमएलए कांग्रेस, ऐसा करते मेरा सफर चलते रहा। उस टाइम पे भी ऐसे ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स था? बिल्कुल, मैं अन्याय के विरुद्ध में लड़ने की भूमिका हमेशा रही हूँ। मेरा घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा। ग्राम पंचायत के सिंपल मेंबर भी हमारे पूरे परिवार में कोई नहीं है। फादर एक गांधी विचार के थे, सर्विस करते थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लेकिन पूरे गांधी विचारधारा था। वो चाहते थे कि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाए, क्योंकि यहाँ करप्शन होता है, अच्छे लोग नहीं होते हैं।
मैं एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ओह। उन्होंने मेरा विरोध किया कि नहीं, हमारे बड़े भाई पुलिस में थे, वो एडिशनल एसपी रिटायर हुए। वो चाहते थे कि एक लड़का हमारा कश्मीर में, दूसरा लड़का कन्याकुमारी, तो बोले हम काशी चले जाए। तो पिताजी की वो बात थी कि मैं अपने ढंग से जीना चाहता हूँ। मैं कोई बिजनेस वगैरह छोटा मोटा वो करके नहीं, मैं लोगों के लिए जीना। 2 बार एमएलए रहा मैं कांग्रेस से, लेकिन हमारे यहाँ प्रफुल्ल पटेल नाम का एक डेंजर व्यक्तिमत्व तो रहा है। इसके पॉलिटिक्स का जो बेसिक ही था बिजनेस, और जो लोग जमीन के हैं वो लोगों को कैसे तकलीफ देना, उनको कैसे बाहर निकालना, वो काम होता है। और इसलिए कई बार नहीं, कोई डायरेक्ट आप पे इम्पैक्ट हुआ उसका? हाँ, किस तरह से? दिल्ली में हमारी जो नीचे की राजनीति रहती है दिल्ली में, आपको तो ज्यादा पता है, वहां पे इनका तो बहुत ही सेटिंग था। वो बहुत तकलीफ देते थे। मैं 2 बार विलासराव देशमुख जी के यूनिवर्सिटी में मेरा नाम उनने भेजा था कि जी। विदर्भ के लिए हमारे पास एक अच्छा हैंड है, तो यूनिवर्सिटी बनाए, लेकिन वो नीचे में ही मेरा नाम काट दिया जाता। एंड यू थिंक प्रफुल्ल पटेल वाज बिहाइंड इट? विलासराव जी मेरे को बोलते थे कि आप उसको समझाओ। हमने बोला, और वो समझने को तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तुम हमें अड़ाते हो तो मैं भी फिर तुमको अब जिले में ये करता हूँ। फिर आपने चुनाव भी लड़ा? हाँ, बीजेपी में 2009 में ऐसी परिस्थिति हुई कि बीजेपी तो सुपड़ा साहब थी। 2009 हम उस समय बीजेपी ज्वाइन की, गडकरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे महाराष्ट्र, और वो भी घर में बहुत विरोध हुआ। घर के मेरे पिताजी तो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ थे? खिलाफ। अच्छा। ये लोग अच्छे नहीं है। तो भी फिर अब पॉलिटिक्स हमने शुरू की थी, तो हमारे बड़े भाई ने उसमें ये किया, मध्यस्थी किया। वो जाने का है। जैसे ही 2014 में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और मोदी जी ने जिसे जीएसटी लाया, उसी में हमने हाँ, ये प्रकरण आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सुना है मैंने कि बहुत सारे लोग तो पीछे गुस्सा होकर के जाते हैं पार्टी छोड़ के। सुना नाना पटोले तो ओपनली गुस्सा करके चला आए थे। आपको याद होगा कि मोदी जी के शुरुआत का समय जो था, तो मोदी जी किसी से बात करना भी उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन एमपी से तो मिलते थे, लेकिन उनका सो रहता, बात करने का ज्यादा ये कोई मौका नहीं था। लेकिन 2.5 साल के बाद जब जीएसटी आया 2016 में, 16 के एंड में, फिर 17 में जुलाई में इम्प्लीमेंट हुआ। 17 में दिसंबर का सेशन था पार्लियामेंट, तो वो अपने घर में सब एमपीज को बुलाकर उनसे सरकार की क्या स्थिति है, ये लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में मिले थे। अलग अलग ग्रुप में हमको, तो हम मध्य भारत में थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा, ऐसे 3 राज्यों की उसमें मीटिंग। जिस तरह से व्यवहार वो सीनियर एमपी से कर रहे थे, डांट रहे थे वो। डांट रहे थे? हाँ, डांट रहे। यानी क्या कह रहे थे? जैसे उन्हें अपने जो मतदार संघ की जो कोई उनके रेलवे के इशू हो, ये इशू हो, तो रखते थे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ अलग, आप अलग बात करते हो। अच्छा। और आपको तो किसने में एमपी बनाया, ऐसा। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैं पीछे बैठा था, मैंने हाथ खड़ा है, मेरे को मौका दिया। मैं बोला कि बोलो। मैंने सर आपने जीएसटी जो लाया है, जीएसटी में मेरे किसान की भागीदारी क्या है, ये मेरे को बताइए। तो उनको सवाल तो हजम होने का कोई कारण ही नहीं था, स्वाभाविक है वो चिढ़ जाना। मेरे को बोला कि आपको पता है हम किसान को क्या देते हैं? मैं खुद किसान हूँ, फर्टिलाइजर में थोड़ी सब्सिडी देते हो, लेकिन हमारे किसान की फसल का दाम तो आप डिसाइड करते हो। 1 रुपया किसान खर्चा करेगा तो 25 पैसा भी आप देते हैं। उसमें शुरू हो गई। अच्छा, बहस हो गई। मैं बोला कि नहीं बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं बैठेंगे, पहली बार तो बोलने को दे रहे आप। तो हमने कहा कि बोलो। बोले कि मैंने बोला ओबीसी की मंत्रालय करने की बात आपने की। वो एकदम गुस्से में आ गए, बोला कि हम मंत्रालय बंद करना चाहते हो, आप बात कर रहे हैं, बोलने की बात कर रहे हो। तो फिर अनंत कुमार हमारे संसदीय मंत्री थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, तो उन्हें मुझे वो बोला कि अब मीटिंग खत्म हुआ। आप अकेले थे आवाज उठाने वाले, कोई और भी था? कौन उठाएगा वहां? उनके सामने तो 2017 में कोई बात भी नहीं करे।
हाँ, उस टाइम पे तो 79% इंडिया पे राज था बीजेपी का। हाँ, तो वो हमने कहा कि ठीक है, वो अपने प्रधानमंत्री आवाज चले गए। हम आए और स्पीकर के पास समझा हमारा इस्तीफा दे। सीधे वहीं से मीटिंग से, हाँ, इस्तीफा दे। यानी सोचा भी नहीं आपने? क्या सोचने का है? जो लोग गले काटेंगे लोगों के, हम्म। मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता चलाएंगे, उनके साथ कौन बैठेगा? आके हम अपने गांव का रास्ता लेने के लिए चल निकले, तो उस समय राजू सातवा हमारा एक एमपी थे सातव। कांग्रेस के, वो मुझे मिल गया है। हम्म। राहुल जी ने बुलाया ये कितना दिन का बाद हुआ? 2 दिन में ही। अच्छा। हमने बोला, ठीक है, इसी कांग्रेस गए। राहुल जी ने बोला कि इतना गुस्सा करते हो? पहला लोगों को तकलीफ जो देगा उसके बारे में गुस्सा करूंगा। ये आपका पहला मुलाकात था उनसे, राहुल गांधी से? हाँ। हम्म? तो बोला नहीं, हमारे साथ था। हमने कहा मुझे खुशी होगी आपके साथ काम करने में, लेकिन मैं जो स्टेट में काम करना है, नहीं मेरे साथ काम, और यहाँ दिन हम आपको राज्यसभा देते हैं। मैंने बोला नहीं चाहिए राज्यसभा, अभी स्टेट में काम करते हो एमएलसी लगो। मतलब नहीं चाहिए मुझे। राहुल जी का लाइन था कि गुड फेलो, हर पॉलिटिशियन चाहता है कुछ माल मिले। मिल जाए। मैं politician- लेकिन ये भी अमेजिंग है कि 2 दिन के अंदर राहुल गांधी इंस्टेंटली किसी नेता को ऐसे बुलाते हैं। हाँ, यानी आई हैव नॉट हर्ड इट इन दिल्ली। फिर मुझे फिर उसी समय में फिर मुझे प्रदेश में पदाधिकारी बनाया। फिर यहाँ पर आए तो अशोक चौहान जी थे प्रदेश अध्यक्ष। वो हजम ही करने को तैयार नहीं थे। उनके साथ भी प्रॉब्लम हो गया? नहीं, मैंने तो कहा कि पार्टी के लिए काम करना है तो करेंगे। वो उनकी ये थी कि मैं उनके साथ पूरे स्टेट में काम करता हूँ। मेरे जिले का इंचार्ज उन्होंने किया। तो तब अशोक गहलोत जी हमारे संगठन महासचिव थे उस समय। तो मुझे राहुल जी ने बुलाया दिल्ली उनके थ्रू, तो मैं गया। तो मैं जाने के बाद राहुल जी ने कहा कि तुम महाराष्ट्र में नहीं, मेरे साथ काम करो, मैं किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बना। तो हमने किसान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और उसको इतना बड़ा खड़ा किया मैंने, देश के हर राज्यों में आंदोलन हुए। किसान कांग्रेस को हमने इतना स्ट्रांग बना दिया बलराम जाखड़ जी के बाद में, उसको बड़ा बड़ा नाम मिला किसान कांग्रेस। देन हाउ डिड योर टर्म्स डिटीरियरेट विद नितिन गडकरी? उनके साथ टर्म क्यों खराब हुआ? ये उनके साथ मेरा टर्म कोई खराब नहीं था। मैं ऑलरेडी, जब मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन आया 2019 वाला, हाँ 19, तो यहाँ पर सब नेताओं में ये था, राष्ट्रीय मुक्तेमार जी वो भी एक लंबे तो से हारे थे। राहुल जी ने कहा कि नाना तुम वहां से लड़ो। मेरा कोई संबंध नहीं वहां पे। हाँ, तो पास के कॉन्स्टिट्यूंसी, हाँ भंडारा से हैं। तो स्थिति नहीं आपको लड़ना है, आपके बारे में अच्छा रिपोर्ट। 15 दिन में मैं यहाँ चुनाव लड़ा। तो गडकरी जी कहते थे कि मैं फॉर्म भर के चले जाऊंगा, आऊंगा नहीं दोबारा, नहीं सीधा वोटिंग को आऊंगा। तो वो आखिरी में ऐसा व्यवस्था बनाया कि गडकरी जी को लोग लेके घुमा दिया था। कांग्रेस को स्टैंड किया ना, जो कमजोर हो। इस समय हमारे 4 एमएलए आएंगे ऐसा मेरा विश्वास था, लेकिन मेरा 2 एमएलए थोड़े थोड़े वोटों से आ रहे। बाद में मैंने नागपुर में हमारी सब नेताओं को यूनिटी किया। अभी पार्लियामेंट में देखा होगा कि पूरे नेता एक साथ रहे। गडकरी जी को एक बार तो बहुत परेशान, थोड़े से बचे हुए। मेरा ये कहना है कि आखिरी मेरे पे जो जवाबदारी कमांड कांग्रेस ने दी है, मैं उसको अच्छे से नहीं माना। नो सेटिंग, ओनली पार्टी। ये टर्म आपने अच्छा यूज किया, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी एनसीपी के साथ खासकर अलायंस करता था, हमेशा लगता था कि वो शरद पवार का स्टेपनी है। गलत बोला? मैं किसी नेताओं के बारे में नहीं, लेकिन आपने चेंज किया ये। आपको लगता नहीं था कि पहले ऐसा होता था कि शरद पवार जी को डिक्टेट टर्म्स? नहीं, वो उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। मेरे कार्यकर्ताओं की भावनाएं अलग है। कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में इतना सब काम करते तो उनको भी उम्मीदें होती है। आखिर पार्टी का मुखिया इस मेरी जवाबदारी बनती कि हर कार्यकर्ता को मैं जस्टिस और पार्टी डेवलप करूं। एंड देन आपका लोकसभा में जो परफॉर्मेंस रहा, 76% टर्नआउट कांग्रेस का था, 80% टर्नआउट वाज शरद पवार जी,
50% से कम था शिवसेना उद्धव ठाकरे का। ये कैसे हुआ? देखो, महाराष्ट्र एकदम क्लियर है। जिस तरह से मोदी जी ने और जो सरकार इनकी थी महाराष्ट्र में जो है अभी, ये सरकार का करप्शन और मोदी जी का किसान विरोधी धोरण, युवा विरोधी धोरण, महंगाई तो आसमान छू रही है। यानी ग्राउंड रियलिटीज जो है, गरीब का रोटी कपड़ा का मकान अब इशू बन गया है। बन गई, तो उसी को हमने टच किया। मैं महाराष्ट्र के हर जगह जाता है, छोटे से छोटे गांव में पहुंचे 3 साल, और मुझे महाराष्ट्र का करंट पता चल गया था। और इसलिए मैं शुरुआत से कहता था कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी महाराष्ट्र में। सब हंसते थे उस समय कि एक सांसद की पार्टी वो भी मर गया है, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो आखिरी मुझे महाराष्ट्र का करंट पता है। आज भी मैं पार्लियामेंट से ज्यादा सीटें हम लोग आज जीतेंगे। बीजेपी के बारे में इतना गुस्सा महाराष्ट्र में है कि ओबीसी, मराठा, ये हिंदू, मुसलमान, दलित, सब इशू दलित, ये सब इशू खत्म हो गए। महाराष्ट्र यूनाइटेड हो गया, महाविकास आघाड़ी के साथ संगठन रहेगा। आपको क्या लगता है कि लोकसभा में अगर आपने थोड़ा और सीटें लड़ा होता तो बेनिफिशियल होता कांग्रेस के लिए? था, जैसे वर्धा का सीट हमारा था, भिवंडी की सीट हमारी थी, ऐसे कई सीटें थी कि जो हमारी थी। जैसे मुंबई में भी हमारी सीटें गई, तो ऐसी 5-6 सीट तो और हम जीत सकते थे लोकसभा। हाँ, लोकसभा। उसके बाद ये डिस्कशन आया आपका विधानसभा का। विधानसभा की सीटों में भी ये लग रहा था कि एक एग्रेशन सारा पार्टीज की तरफ से है। क्या आपको लगता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसमें कांग्रेस ज्यादा सीट डेफिनेटली डिजर्व करती थी? क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन फ्रॉम लोकसभा ही देखें, उसके हिसाब से कांग्रेस का टर्नआउट बेटर होता। और जैसे आप विदर्भ देख लीजिए, 62 सीट्स ओनली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। हमने रखा था, वो बेसिक हमने रखा था कि मेरिट के आधार पर सीट का सीट शेयरिंग हो। पर स्वाभाविक है कि जैसे मैं कोंकण में, महाराष्ट्र हम लोग कोंकण में हम कमजोर, तो इसलिए हमने शिवसेना को सीटें हमने सब दी। तो वो उम्मीद थी हमारे को कि मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भा में हमें सपोर्ट मिलेगा। पर सबकी अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। हमारा पहले बेसिक था कि 288 सीटें हम कैसे जीते और जिसका मेरिट है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, जो हुआ उस बात को अब सबकी। लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा शरद पवार इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे? क्योंकि शुरू में उनका लग रहा था कि 60 सीट्स तक लड़ेंगे, लेकिन ये देखा गया कि जो 2 बंदर का लड़ाई हुआ उसमें बिल्ली फायदा उठा गया। शरद पवार जी मैनेज टू गेट 85 एंड अबव सीट्स। नहीं, पहले तो आपने देखा होगा कि 1990 ऐसे सीटों का एक मीडिया कॉम्बिनेशन बन रहा। तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि वो पहले से ही शरद पवार जी का प्लान था ही, वो तो सबको ही पता था। लेकिन मेरिट के आधार पे आज कई जगहों में हम लोगों को जो बीजेपी को फायदा होगा या अलायंस को फायदा, उनके अलायंस को फायदा होगा, तो उसका रीजन ही है कि वो जो मेरिट के आधार पर डिसीजन नहीं हुआ तो उसका फायदा उनको मिले। थोड़ा सा एक और चीज देखा गया कि शिवसेना जब टूटी थी उसके बाद 14 एमएलए बचा था। हाँ। अभी आपने 90 के करीब सीट्स लड़ रहा है। बहुत सारा ग्राउंड पे लोग कह रहे हैं कि शिवसेना को, उद्धव ठाकरे ग्रुप को तो मुश्किल हो रहा है कैंडिडेट्स ढूंढने का अपने लिए। क्या ये एक प्रॉब्लम बनेगा महाविकास आघाड़ी के लिए? मैंने कहा कि सीट शेयरिंग में जो कुछ हुआ है इसके परिणाम जो भी बीजेपी को और उनके अलायंस को फायदा मिलेगा वो उसके आधार पर। नहीं तो महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया कि इनको सुपड़ा साफ करने। जो बेसिक हमने रखा था कांग्रेस ने कि मेरिट के आधार पर डिसीजन वो हो जाता, तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि हम जिस दिन पहले ही दिन फॉर्म भरते उसी दिन इनका कार्यक्रम खत्म हो जाता। फिर कितना भी मोदी जी रोज हर गांव में घूम ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने। एक गद्दारों का लड़ाई हो रहा है। शिवसेना कहता है कि बीजेपी गद्दार, उसने सीएम का पोस्ट नहीं दिया। बीजेपी कहता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गद्दार क्योंकि उन्होंने सपोर्ट हटा लिया। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ग्रुप कहता है कि ये गद्दार। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे गद्दार बाला साहब की आइडियोलॉजी से। तो ये उधर अजीत पवार को गद्दार बोला जा रहा है। तो ये गद्दार फैक्टर कितना बड़ा काम करेगा? देखो, हम लोगों ने, कांग्रेस ने तो इस विषय में पढ़ना नहीं चाहना, तो हमने उस विषय को हमने हाथ ही नहीं लगाया।
हमने किसान का इश्यू हमने ले लिया। आपने देखा होगा कि सोयाबीन को अब 7,000 कॉटन एंड सोयाबीन बोथ प्राइसेस 7,000 रुपए में हम सोयाबीन खरीदेंगे। ये हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उसको ये किया, राहुल जी ने भी बोला है। तो हम कपास की बात हो, धान का किसान हो, प्याज का किसान हो, किसान को ताकत कैसे दे उसके ऊपर कांग्रेस पूरा ध्यान दे। युवाओं का सबसे बड़ा इश्यू हमारे सामने है कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने में बीजेपी के पावर में बढ़ गया है। तो हम चाहते कि युवाओं के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो बेसिक हमने रखा। महंगाई कम कैसे कर सकते हो वो बेस हमने रखा। और सेकंड थिंग, महिलाओं की सुरक्षा महाराष्ट्र में खत्म हो। वो कानून व्यवस्था लड़की बहन योजना सक्सीड नहीं करेगी। कुछ नहीं, खत्म हो क्यों? गया। वो खुद फील गुड रहने वाला। ऐसा क्यों? 1,500 थोड़ा लोगों को पसंद है माल आता है हाथ में। नहीं, 1,500 दिया और उसी समय इन लोगों ने महंगाई बढ़ाई। 5,000 रुपए इनसे छीन, बिजली के बिल बढ़ा दिया, खाने का तेल का भाव बढ़ाया, किराना का सामान का रेट बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया। तो लोग बोलते कि हम हमारा दिया हमको और ज्यादा पैसा लूट। क्या आपको लग रहा है फिटिंग हो गया है शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, एनसीपी और बीजेपी का? अभी भी क्या आपको लगता है कि डिफरेंसेस है? बहुत डिफरेंस है। उनका मैनिफेस्टो साथ में आया नहीं। बीजेपी का मैनिफेस्टो अमित शाह ने डिक्लेयर किया, एकनाथ शिंदे ने अपना किया, अजित पवार ने अपना किया। तो एकदम अजीत पवार करप्शन इशू है अभी भी पूरा इश्यू है। जिस तरह से भ्रष्ट राजनीति जो बीजेपी ने की है महाराष्ट्र में, तोड़ने का और भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात देने का काम इन लोगों ने किया है। और ड्रग महाराष्ट्र में लाकर उड़ता महाराष्ट्र करने का जो काम किया है, महाराष्ट्र की जनता में इनके बारे में इतना गुस्सा है कि रिजल्ट में आपको देखना। आपका तो दोस्त देवेंद्र फडणवीस अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ, उससे नुकसान हुआ। अभी वो एडमिट कर रहे हैं इंटरव्यू में। बहुत ही अच्छा है। कल तो राहुल जी के बारे में तो गलत बोलते थे। हमारे पप्पू ये शब्द का अर्थ यह है परम पूज्य। परम पूज्य को हम शॉर्ट में पप्पू बोलते हैं। तो देवेंद्र जी अब परम पूज्य राहुल जी को बोलने लग गए तो अच्छी बात है। पहले तो बोलते थे कि उनका कुछ असर ही नहीं है। अब वो हमारे मित्र अगर मानते हैं तो राहुल जी को परम पूज्य बोलने लग गए तो बड़ी अच्छी बात ये बटेंगे तो कटेंगे ने लोगों को जोड़ा है कि महायुति को तोड़ा है? महायुति को तोड़ा है और उसका फायदा ही हुआ। और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जितने मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी महाराष्ट्र में आएंगे उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा। और आप रिजल्ट में वो देखोगे, आज भी मैदान में आप घूम ही रहे हो तो आपको पता ही चलता होगा। ये लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इनको अब। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, कांग्रेस का मुस्लिम वोट पहली बार शिवसेना उद्धव ठाकरे को ट्रांसफर हो रहा है, मगर शिवसैनिक का थोड़ा वोट उतना कांग्रेस को नहीं ट्रांसफर हो रहा। वो ये ग्राउंड पे हमको फीलिंग है। पार्टी कमेटी आपको असेसमेंट है ये? वो है ना, पार्लियामेंट में भी डिसाइड देखने में रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी कमिटेड वोट और पब्लिक वोट, ये दो चीजों में फर्क होता है। एक फ्लोटिंग वोट होता है कि भाई कौन अच्छा है क्या है उसके ऊपर डिसाइड करने वाला एक वोट होता है। जैसे अब मेरे एरिया में बीजेपी के पास 27,000 वोट है, तो मेरे को उनमें से भी कुछ चाहने वाले 4-5 हजार मारेंगे, लेकिन 20-22 हजार लोग तो वोट बीजेपी को, कोई भी खड़ा रहेगा तो मारेगा ही ना। सिंपल नहीं। हाँ, कमिटेड वोट जो है कमिटेड। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट है वो फ्लोटिंग वोट इनके पास नहीं जाए, वो उनका रुक गया। बीजेपी के बारे में लोगों की जो सोच है वो सोच एकदम बन गई है कि इनको सत्ता के जो मस्ती आई है इनकी उतारने का महाराष्ट्र ने डिसाइड कर लिया। तो अभी वोट जिहाद कर रहे हैं आप लोग। ये तो जो संविधान को नहीं मानते वो लोग इस तरह की भाषा करेंगे, क्योंकि आखिरी किसको मैंने वोट करना है ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। तो वो इस तरह से बीजेपी जो बोलती है तो वो संविधान को नहीं मानती है। नहीं, लेकिन ये 10% रिजर्वेशन मुश्किल होगा मुस्लिम्स के लिए। मैंने एक सवाल खड़ा किया कि नवाब मलिक को इन लोगों ने महायुति का कैंडिडेट बनाया, उसके ऊपर बीजेपी ने तब कहा था कि इनका दाऊ से संबंध है, इनने पैसे के व्यवहार किए, आरोप लगाया। एक 17 महीना इन लोगों ने उसको जेल में रखा। जैसे अजीत पवार का सेटिंग हुआ 70,000 करोड़ वाला, उसके बाद में उसको बेल मिली।
अब वो महायुति का कैंडिडेट है और मोदी जी उसका कैंपेन कर रहे हैं, महायुति को वोट करो करके। अब ये सत्ता के लिए ये कल दाऊद को भी खड़ा करेंगे, क्योंकि लोगों को ये वोट जिहाद कहते हैं, ये तो पावर जिहाद कर रहे हैं। ये पावर जिहाद नहीं है क्या? And so viewers can see this is the kind of aggression that Mr. Nana Patole brings to the politics of the Congress party in Maharashtra. पहला वो उनका जॉब यानी आपने दाऊद कनेक्शन मार दिया। हो गई ना। दाऊद को पैसा देने वाला जो देशद्रोही आदमी है दाऊद, उसके साथ पैसे का व्यवहार करने वाला आरोप किसने लगाया था? बीजेपी। अब जब बीजेपी ने आरोप लगाया था तो उस नवाब मलिक को तुम्हारे अलायंस में खड़ा रखा है आपने। वो बोलते कि अजित पवार का कैंडिडेट। अरे भाई तुम्हारी महायुति है ना, बोलो हमारी टूट गई है, वो भी बोलने या वो हमारा कैंडिडेट नहीं है। हाँ नहीं बोलते नीचे के नेता हमारा कैंडिडेट नहीं, हम कैंपेन को नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारे नरेंद्र मोदी और तुम फडणवीस महायुति को कैंपेन कर ही रहे हो ना, उसमें हम नवाब मलिक को छोड़ के। एक छोटा सा पॉइंट, ये 10% रिजर्वेशन का है, क्या आप देखो कमिट करते हैं ये देंगे? धर्म को हम आरक्षण नहीं देते जो हमारे संविधान में नहीं है। मैं हिंदू तो मुझे हिंदू करके नहीं मिलता आरक्षण, मैं ओबीसी करके मुझे आरक्षण मिलता है। तो वैसे मुस्लिमों में भी जो जातियां है उसमें भी बैकवर्ड जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उसमें भी खटीक वगैरह बहुत सारी। तो उसको 52% के अंदर ही करेंगे? अभी हमारी जो डिमांड है कि जाति जनगणना कर ओके, उसके आधार पर हम लोग जो पिछड़ी जाति है उसको मुख्य धारा में लाने वो राहुल गांधी का एक्सरे फॉर्मूला और 50% का जो सील है वो हटाने की जो भूमिका हमारी है उसी आधार पर। लेकिन अमित शाह जी हो जो बार बार कहते हैं कि मुसलमान को आरक्षण दे रहे, अब जिनको संविधान ही पता नहीं है, संविधान की व्यवस्था ही पता नहीं है और देश के गृह मंत्री है, इनसे क्या बात करेंगे हम? उसके बाद संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों ने किस तरह की बात करना। अब प्रधानमंत्री जी आके बटेंगे की कटेंगे बोलते, तो मैं इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश का कभी देखा ही नहीं। 2 टर्म देश के बहुमत के 2 टर्म थे, 2 टर्म देश के बहुमत के सरकार के प्रधानमंत्री थे। वो देश को यूनाइटेड ही नहीं कर सके, वो खुद ही एक्सेप्ट करते। अब बढ़ गए तो कट जाएंगे। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी नहीं हो। तो इसका मतलब है कि तुम प्रधानमंत्री कुर्सी पे भी इतने कमजोर प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं देश में। देश की एकात्मता के लिए इंदिरा जी ने अपनी शहादत एकता के लिए, वो कोई अपने खुद के इसमें नहीं हुआ। अमृतसर में जो घटना हुई उसके बाद जिस तरह से देश के लिए और देश की एकात्मता के लिए इंदिरा जी कदम उठाया, उसी का परिणाम इंदिरा जी को उनकी जान गंवाने पड़ी। एक शहादत राजीव जी ने भी वही किया, देश की एकता के लिए, देश के सुरक्षा के लिए उनकी शहादत हुई। वो उनको प्रधानमंत्री बोलते और ये प्रधानमंत्री आके यहाँ पे बोलते बटेंगे कि कटेंगे। लेकिन आप लोगों के वोट के लिए तो पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि मुस्लिम्स को अपील करते हैं कि महा विकास अघाड़ी को वोट दें, जो बीजेपी को देगा उसका बॉयकॉट करें। आप क्या ये आपको अच्छा लगता है? क्योंकि आप कहते हैं आप धर्म का राजनीति नहीं करते। मेरा आपके सवाल का मेरा सीधा सीधा जवाब है कि मुस्लिम धर्म गुरु अपने लोगों को आह्वान कर रहे हैं तो वो बुरा लग रहा है सब। फिर आरएसएस क्या काम कर रही है? नहीं, आरएसएस धर्मगुरु नहीं है। क्या है वो? आरएसएस संगठन है, समाजी संगठन है। फिर आप तो उनकी बाजू ले रहे हो। नहीं, धर्म संगठन नहीं है। मैं उसको धार्मिक संगठन नहीं मानता। आप नहीं मानते, वो तो कहते हैं हमारा धर्म पे हमारा अधिकार है, पूरे संतों को पूरा उनका कंट्रोल वो चलाते हैं। आप वो तो धर्म के आधार पर वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर वो जो संघ के आप बड़ी बड़ी न्यूज बनाते हैं, अब संघ मैदान में उतर गया। लेकिन इस बार लग रहा है कि थोड़ा संघ डरा हुआ है कि साथ दे रहा है बीजेपी का। मुझे तो बड़ी कभी इनके बारे में ये लगता है, संघ के बारे में जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले बोला था। अब संघ इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। स्वाभिमान भी नहीं है ये संघ को, इतने लाचार होगा संघ। वो धर्म का ठेकेदार बनते हैं संघ वाले, तो वो मुस्लिम के अगर धर्मगुरु ने बोला तो तकलीफ हो रही है, और संघ वाले कैंपेन कर रहे हैं और बीजेपी को वोट करो बोलते हैं, तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे आप? अरे मुसलमानों को अपना अधिकार नहीं है लेकिन हिंदुओं के ठेकेदारों को अधिकार है, ऐसा बोलेंगे क्या आप? थोड़ा सा आपको बीच में ट्रबल आता है, जैसे आप लोगों को कुत्ता उत्ता बोल दिया। मैंने नहीं बोला, बीजेपी ने हमारे ओबीसी लोगों
उनके मीटिंग में कुत्ता बोला जी। उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके हंसराज अहीर भी थे उस मीटिंग में। फिर हमारे जो बीजेपी के ओबीसी के नेता लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, उसको इन लोगों ने मारा, उसके ऊपर झूठे केसेस किया, वो वीडियो बाहर आया। और कोई ओबीसी समाज को कोई कुत्ता बोले तो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? मेरे स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। मैंने भी कहा कि सारे भाजपा को कुत्ता बना के छोड़ो। हमारे को अगर उस तरह से हमारे लोगों से व्यवहार करेंगे, हमारे लोगों को अगर कुत्ता, क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए एक ऐसा लेवल एग्रेशन थोड़ा जरूरी था कांग्रेस का मोरल ऊपर करने के लिए? आपको लगता नहीं है कि 2021 से पहले थोड़ा मोरल डाउन हुआ था? नहीं, मैं देखो, मेरा स्वभाव है, मैं पॉलिटिकल परिवार से नहीं हूँ और पॉलिटिकल से मेरा कोई घर नहीं चलाता, मेरा बिजनेस नहीं। मैं लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए इस क्षेत्र में आया। कांग्रेस विचारधारा ये मेरे पिताजी से ही हमारे में है, गांधी विचारधारा, तो इसलिए मैं ये लाइन। आप इस बात को मानते हैं कि राजनीति में रहते हुए बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ उस बात को। मेरे को हमारे विलासराव जी बोलते थे कि नाना तुम क्या इसको स्कूल दो, उसको स्कूल दो, इसको कॉलेज दो, अपना खोलो, तुम अपना खोलो। बोला बाद में कोई नहीं पूछता। पहले सर ये मेरा काम नहीं, क्योंकि मैं स्कूल खोलूंगा तो मैं उसमें समय नहीं दूंगा, मैं समय नहीं दूंगा वहां पे, मैं देखूंगा नहीं तो जो बच्चों की परवरिश वहां पे होने वाली है वो कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही। अगर गलत वहां पे टीचर्स लोग रहे, कुछ हो गया और गलत हो गया तो मैं वो पाप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है, मेरे पास समय ही नहीं है। मेरे को मेरी खेती में किसान। लेकिन शरद पवार जी तो करते हैं बिजनेस, वो नितिन गडकरी जी भी करते हैं, किसको क्या करना हो, विलासराव जी की फैमिली भी करती है। गडकरी जी तो कहते हैं मैं बिजनेसमैन ही हूँ, वैसे खुद ही बोलते हो। हाँ, सोशल वर्कर, हाँ, सोशल बोल वर्कर। रही है, ये मेरा काम नहीं है बोलते, मेरा बिजनेस काम है, वो तो डायरेक्ट बोल। मेरा ये कहना है कि मुझे नहीं, यू डोंट फाइंड इट राइट, मैं एकदम फुल टाइम मेरे लोगों के लिए काम करूं, उनको फायदा दिलाऊं, उनका अच्छा करूं, ये मैं सोचते रहता। आर यू स्टिल इन डायरेक्ट कॉल विद राहुल गांधी? बहुत कम नेताओं को एक्सेस है ऐसा। आर यू स्टिल ऑन कॉल व्हाट्सएप विद हिम? यस, मैं राहुल जी के साथ जब बात करना है कर सकता हूँ। यानी फोन करा उठाते हैं? हाँ। बहुत सारे लोग नाराज होकर के इसीलिए गए कि राहुल गांधी मेरा फोन नहीं उठाते थे। मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ राहुल जी के जो मैं बात करता हूँ, और मेरी खुद के लिए बात नहीं करता ना, मैं तो पार्टी की बात करता हूँ, पार्टी के फायदे की बात करता हूँ। मेरा पर्सनल तो कुछ रहता ही नहीं, मुझे ये यानी चाहिए। बहुत सीरियस आदमी है, कभी जोक्स वोक्स भी शेयर करता है कि बस सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, राहुल जी एक बहुत हंसमुख व्यक्ति। रियली? यानी बाहर से लगता नहीं है? नहीं, हंसमुख व्यक्तिमत्व में मैं उनको भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं साथ में थे? मैं साथ में था, महाराष्ट्र के शुरुआत से तो आखिरी तक मैंने कई लोगों को मिलाया, उनको कई लोगों से इंटरेस्ट बात किया। और ये इतना सब रहते हुए भी एक घटना मैं इसमें बताऊंगा कि नांदेड़ में जब उनका एंट्री होने वाला था तो हम एक दिन पहले वहां गए, तो एक होटल में खाना खाए, वहां पर बड़ा अच्छा टेस्टी खाना बनाया था। तो सेकंड दिन वो आदमी, वो जो होटल का मालक था, वो उसमें मिलने के लिए आया था, तो मैंने उसको पकड़ के राहुल जी को मिलाया। तो राहुल जी को बोला कि इनका होटल का खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। राहुल जी ने पूछा कि क्या बनाते, साउथ वाला बनाते, नॉर्थ ईस्ट बनाते, पंजाबी बनाते? बोला सब बनाते। तो बोला छोला भटूरे बनाते हैं? बोला बहुत अच्छा बनता सर, हमारे यहाँ का छोले भटूरा बहुत फेमस है, क्योंकि वहां नांदेड़ में गुरुद्वारा है, तो पंजाबी लोग आता होगा उधर, लोग बहुत आते हैं। तो बोले हमारे यहाँ का बहुत फेमस है। तो बोले मेरे को सिखाना, मेरे बहन को बहुत अच्छा लगता है, मैं मेरे बहन को हाथ से बना के छोला भटूरा। हाँ, छोला। वो इतने पैदल चल रहे थे, कन्याकुमारी से आ रहे थे, लोगों के लोग उनको चिपक रहे थे, खींच रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन अपने परिवार, अपने बहन के बारे में। तो छोला भटूरा बनाना सीखा उन्होंने? नहीं, वहां सीखने के लिए अभी उनके दिमाग में जिस दिन आएगा आगे जाएंगे। जो मेरा ये कहना है कि बहुत पारिवारिक और सबको अपना समझने वाली व्यक्तिमत्व है, और हंसी मजाक भी करते हैं। आई कैंट बिलीव इट। जोक्स भी भेजते हैं व्हाट्सएप पे? नहीं, कभी जोक्स नहीं भेजते, बट ही हैज फन। मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है तो कांग्रेस को एक लेवल पे आगे एग्रेसिव भी होना पड़ेगा,
76% जिस पार्टी का टर्नआउट रेट था लोकसभा में, अगर वो रिपीट करती है तो आप 105 के करीब सीट जीत लड़ रहा है। या अगर आप 80 सीट जीत जाता है तो यू विल बी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ। तो पहला सवाल, आपको कितना सीट लगता है एमवीए का आएगा इस चुनाव में? हम 175 तक महाराष्ट्र में जाएंगे। 175 आउट ऑफ 288 या रिकॉर्ड पे लिख लूं? हाँ, यस चुनाव के बाद हमारा बात होगा। यस पक्का। सेकंड, अगर आगे बढ़ना है तो द सीएम हैज टू बी द कांग्रेस, क्योंकि जब तक आप प्रदेश का चेहरा नहीं बनेंगे तब तक पार्टी जनमानस के दिमाग में नहीं आएगी। नहीं, मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि हम लोगों ने, शरद पवार जी हो, उद्धव जी हो, मैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि महाराष्ट्र को, जो गुजरात को ये लोग बेच रहे हैं, पहले महाराष्ट्र बचाना हमारा पहला दायित्व है और हम उसके लिए पूरा ताकत से काम कर रहे हैं। सीएम ये सब बातें जो है ये बात की और हाईकमांड डिसाइड करे। मेरा तो आज इंटरेस्ट है महाराष्ट्र बचाने। मैं सीएम के बारे में हाईकमांड के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया है। नहीं, लेकिन आप लोग संत महात्मा टाइप का बिहेवियर तो नहीं करेंगे कि आप ले लो आप ले लो, या लखनऊ में नवाब बोलते थे पहले आप पहले आप पहले आप, तो नहीं करेंगे आप? मौका मिलेगा तो सीएम बनेंगे। हाईकमांड डिसाइड करेगी। नो, आई एम नॉट आस्किंग दैट। इफ द पार्टी सेज नाना पटोले यू शुड बी सीएम, मैं पार्टी का सिपाही, पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करना मेरा दायित्व। दैट मीन्स दैट इफ दे आस्क यू विल से यस। जो भी आदेश देगा उसका पालन करना मेरा दायित्व। Mr. Nana Patole, it's a pleasure talking to you. Thank you very much speaking to GIST. We wish you luck that you come winning in these elections. Thank you. Thank you. Thank you. एक थंबनेल, एक पिक्चर बस, आप इसको देखिएगा, मैं आपकी तरफ, आप उसको देखिए।